हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैट्रिक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग 2 सितंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट में जेईई मेन का पेपर हुआ है उसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है उसमें अपने को 3 सेट ऑफ रिएक्शंस दे रखी हैं और उन रिएक्शंस में बीच में एक रिएजेंट है एसिटिक एनहाइड्राइड, उसका यूज़ किया है और अपने से इसके इक्विवेलेंट के बारे में पूछा है कि एक्स, वाई और जेड की क्या वैल्यूज हो सकती हैं। तो एक्चुअल में ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड है और वो एक एसिड डेरिवेटिव है। ऐसे सी इसकी स्ट्रक्चर होगी CH3 COO CO CH3। तो यदि किसी कंपाउंड में OH ग्रुप हो, किसी कंपाउंड में OH ग्रुप हो, जैसे मान लो कोई ROH जैसी स्पीसी हो, तो डेफिनेटली ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है और वो जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन पे अटैक करके इसको जो है वो एलिमिनेट कर सकता है ना। इनको एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस या SN2TH रिएक्शंस बोलते हैं, जो कि इन कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं। तो ये जो है वो इस पे अटैक करके इसको निकाल देगा और यहाँ पे जो है वो एक्चुअल में एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यही एक पर्टिकुलर रिएक्शन है जिसपे कि एक्चुअल में ये तीनों रिएक्शंस बेस्ड है, मतलब इसी कॉन्सेप्ट पे। तो जो सबसे फर्स्ट है उसमें ग्लूकोज प्लस ROH और ड्राई HCl की प्रेजेंस में एसिटेल बन रहा है। तो ये थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि अल्कोहल की रिएक्शन ग्लूकोज के साथ ड्राई HCl एसिटेल बन रहा है। तो इफेक्टिवली स्पीकिंग ये जो है वो तुम ऐसे बोल सकते हो कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शंस हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड्स को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाते हो ड्राई HCl की प्रेजेंस में, तो हेमी एसिटेल एंड देन हेमी एसिटेल से क्या बन जाता है, एसिटेल बन जाता है। तो जो ग्लूकोज है वो अपने एसिटेल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो उसका ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर है। ये उसका स्ट्रक्चर है, ये उसका एसिटेल फॉर्म है। अब यदि एक्चुअल में जो है ग्लूकोज में क्या ROH की रिएक्शन से एसिटेल बने, मतलब नॉर्मली जो है वो ग्लूकोज में जैसे ऊपर जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके हेमी एसिटेल बनाएगा, देन हेमी एसिटेल से फिर फर्दर क्या बन सकता है, एसिटेल। लेकिन ग्लूकोज में क्या है कि इंटरनली ऑलरेडी जो है वो एल्डिहाइड और जो अल्कोहल है वो मिलकर हेमी एसिटेल तो पहले ही बना चुके हैं। और अब यदि तुम अल्कोहल डालो ड्राई HCl की प्रेजेंस में, तो फिर फर्दर क्या होगा कि एक्चुअल में यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा, यहाँ पे प्रोटोनेशन होके ये इन फॉर्म ऑफ H2O बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे ROH का अटैक हो जाएगा, यहाँ पे ROH का अटैक हो जाएगा। मतलब इफेक्टिवली स्पीकिंग ये जो कार्बन है इससे अल्टीमेटली OR लग जाएगा, इससे क्या लग जाएगा, OR लग जाएगा, ठीक है। और फिर इसकी रिएक्शन यदि OR लग गया तो ये एसिटेल बन गया, और फिर इसकी रिएक्शन यदि अपन एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाएं तो तुम ऐसे बोल सकते हो उस एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाएं तो अपने को कितने इक्विवेलेंट एसिटिक एनहाइड्राइड की जरूरत पड़ेगी। ये डिपेंड करता है कि ये जो स्पीसी है उसमें कितने OH ग्रुप हैं। तो एक OH ग्रुप तो ये है, एक OH ग्रुप ये, एक OH ग्रुप ये और एक OH ग्रुप ये। तो ये 4 OH ग्रुप हैं जो कि एक्चुअल में इस एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये O नहीं रिएक्ट करेगा और यहाँ पे OH था लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, OR आ गया ROH के साथ रिएक्शन के बाद। तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि एक्चुअल में ये एसिटेल बनने के बाद जो अपने पास ग्लूकोज का फॉर्म है, जो एसिटेल बन गया है, वो एसिटेल यदि इसके साथ रिएक्ट करे तो उस एसिटेल में 4 OH ग्रुप हैं जो इसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो अपने को इसकी कितने इक्विवेलेंट की रिक्वायरमेंट होगी, 4 की रिक्वायरमेंट होगी। फिर सेकंड जो रिएक्शन है उसमें ग्लूकोज का निकेल H2 के साथ रिएक्शन करवाया। तो तुम्हें ग्लूकोज की स्ट्रक्चर से आइडिया है कि ग्लूकोज पहले तो निकेल H2 से इसका रिडक्शन करवाओगे तो जो एल्डिहाइड है, जो ग्लूकोज में CHO ग्रुप होता है, वो निकेल H2 से CH2OH में चेंज हो जाएगा। वो किस में चेंज हो जाएगा, CH2OH में। एल्डिहाइड के रिडक्शन से अल्कोहल बन जाएगा। तो तुम ऐसे कह सकते हो कि एक्चुअल में जो ग्लूकोज है उसको तुम बनाओ नॉर्मली तो ऐसा सा कुछ बनाते हो, यहाँ CH2OH और यहाँ CHO, और इन 4 पोजीशंस पे 4 OH होते हैं, मतलब एक H OH H OH है ना, ऐसे।
तो ये एक OH है, 4 OH यहाँ पे, और ये जो CHO है वो भी CH2OH में कन्वर्ट हो गया। तो अब अपने पास जो है वो टोटल 6 OH ग्रुप्स है इस एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में। तो इनके साथ रिएक्ट करने के लिए तुम्हारे को इस एसिटिक एनहाइड्राइड के 6 इक्विवेलेंट की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो फर्स्ट में 4 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर थर्ड में सीधा ग्लूकोज दे रखा है और ऐसा पूछा है कि भाई इसके लिए कितने इक्विवेलेंट ऑफ CH3CO मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड अपने को रिक्वायर्ड होंगे। तो ग्लूकोज जो है वो तुम ऐसे कह सकते हो कि अपनी इस हेमी एसिटिल फॉर्म में रहता है। तो इसमें जो है वो एक्चुअल में जो है वो टोटल 5 OH ग्रुप है। 4 तो ये जो मैंने सर्कल कर रखा है और 1 OH जो यहाँ पे था, ठीक है। तो टोटल 5 OH ग्रुप है। तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि ग्लूकोज की इसके साथ रिएक्शन के लिए इसके 5 इक्विवेलेंट अपने को रिक्वायर्ड होंगे। तो द राइट आंसर विल बी 4, 6 एंड 5। ये जो क्वेश्चन है उसमें आपने को ये गिवन है कि एक मॉलिक्यूल AB4 है जो कि पोलर है, ठीक है। तो उसकी कोई पॉसिबल ज्योमेट्री क्या हो सकती है? तो देखो, यदि इसकी पॉसिबल ज्योमेट्री रेक्टेंगुलर प्लेनर है, इसका मतलब जैसे मान लो A सेंट्रल है और B जो है वो एक रेक्टेंगल के कॉर्नर्स की तरफ है, तो इस B के डाइपोल मोमेंट को इस B का डाइपोल मोमेंट कैंसिल कर देगा, इस B के डाइपोल मोमेंट को इसका डाइपोल मोमेंट कैंसिल कर देगा, तो ओवरऑल इसका 0 आ जाएगा। तो यदि रेक्टेंगुलर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री है तो फिर ये नॉन पोलर होगा। यदि टेट्राहेड्रल है तो अपने को पता है कि टेट्राहेड्रल होगा तो ऐसा सा कुछ हो जाएगा। और यदि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में सभी जो ग्रुप्स हैं वो यदि सिमिलर हो, चारों जो ग्रुप्स हैं वो सिमिलर हो, तो एक्चुअल में इसका डाइपोल मोमेंट 0 आ जाएगा। मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के रिजल्टेंट के जस्ट अपोजिट होगा और डेफिनेटली मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, तो ओवरऑल इसका 0 आ जाएगा। अगेन स्क्वायर प्लेनर भी होगा तो भी जो है तुम समझ सकते हो कि डेफिनेटली जो है वो इसका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। लेकिन यदि स्क्वायर पिरामिडल है तो कुछ ऐसा सा सिचुएशन हो सकता है कि ये तो स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स की तरफ ये भी है। अब स्क्वायर पिरामिडल इसको इसलिए बोलेंगे क्योंकि एक्चुअल में जो है वो यहाँ पे ये एक लॉन पेयर भी है, मतलब ये चारों एक प्लेन में, ऐसे समझ लो लॉन पेयर प्लेन के बाहर की तरफ। तो इन चारों B का डाइपोल मोमेंट तो 0 आ जाएगा, इन चारों का रिजल्टेंट तो, लेकिन कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट इस लॉन पेयर का रह जाएगा, इसलिए मैं ऐसे बोल सकता हूं कि स्क्वायर पिरामिडल यदि उसकी ज्योमेट्री है तो ऐसा हो सकता है कि वो मॉलिक्यूल क्या हो जाए, पोलर हो जाए। तो यदि AB4 मॉलिक्यूल पोलर है तो फिर उसकी जो पॉसिबल ज्योमेट्री है वो केवल स्क्वायर पिरामिडल ही हो सकती है। ये जो 1, 2, 3 अपने को दे रखे हैं रेक्टेंगुलर, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ये यदि ज्योमेट्री हुई तो उस मॉलिक्यूल को क्या होना पड़ेगा, नॉन पोलर होना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन है उसमें आपने से ये पूछा है कि कोलॉइड्स की प्रिपरेशन का कौन सा मेथड है। तो ये बहुत सिंपल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अपने को पता होना चाहिए कि ऑस्वाल्ड प्रोसेस HNO3 की मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, वान आर्कल अगेन मेटलर्जी में रिफाइनिंग का प्रोसेस है, मोन प्रोसेस अगेन रिफाइनिंग का प्रोसेस है, निकल के लिए यूज़ करते हैं। एक ब्रेडिग आर्क मेथड ही ऐसा है जो कि कोलॉइडल सॉल्यूशंस की प्रिपरेशन में यूज आता है। ये जो क्वेश्चन है उसमें तुम्हें ये गिवन है कि एक कैरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन है, जिसमें कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का कुछ मास है और उसमें 0.08 ग्राम ब्रोमीन है, और इनमें से उस मतलब कंपाउंड का कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट हो सकता है। इनफैक्ट यहाँ पे जो कैरियस वर्ड लिखा है वो अपने लिए कुछ यूजफुल नहीं है, वो केवल और केवल तुम्हें डराने के लिए। बिना कैरियस वर्ड यूज किए भी इस प्रॉब्लम को अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अपने को ये बताया कि भाई जो हैलोजन है उसका या ब्रोमीन का 0.08 है, तो ब्रोमीन का मास अपॉन उस कंपाउंड का मास विच इज 0.172 into 100, ये ब्रोमीन का परसेंटेज आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ मास। और ये जो परसेंटेज है वो यदि तुम कैलकुलेट करो तो इट विल बी अराउंड 8 into 1000 डिवाइड बाई 172, ठीक है। तो ये जो है वो 4 से इसको कैंसिल करोगे तो ये 2 आ जाएगा और ये 4 और 3 ये आ जाएगा। तो ये 2 into 1000 अपॉन 43 है, तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि ये जो है वो अराउंड ऑलमोस्ट
46% के आसपास या 46.5 के आसपास, या तुम सिंपल ऐसे कह सकते हो कि एक्चुअल में ये जो वैल्यू है वो 50 से तो कम आएगी। ये जो वैल्यू है वो 50 से तो कम आएगी। ये जो वैल्यू है वो 50 से तो कम आएगी, वो तुम देख सकते हो। ठीक है, अब देखो ऐसा नहीं कि अपने को इन ऑप्शंस में सब में एक्चुअल में ब्रोमीन का परसेंटेज निकाल के देखना है। सही बात तो यही है कि सब में ब्रोमीन का मास परसेंटेज निकाल के देखना है, जिसमें ब्रोमीन का मास परसेंटेज इसके इक्वल आ जाए वही अपना आंसर हो जाएगा। बट अपने को एग्जाम में इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि देखो ये जो कंपाउंड है इसको तुम देखोगे तो इसमें कार्बन 12 और हाइड्रोजन 3, मतलब 12 + 3 15 है और ब्रोमीन का 80 होता है। तो तुम ऐसे कह सकते हो कि इसमें जो है वो एक्चुअल में ब्रोमीन का जो मास परसेंट होगा ना वो 50 से ज्यादा ही होगा। इनफैक्ट ये जो कंपाउंड है इसमें भी 50 से ज्यादा होगी, क्योंकि ब्रोमीन तो 80 है और ये दोनों मिला के भी 80 नहीं है, CH3CH2। ठीक है, तो ये दोनों तो वैसे ही रिजेक्ट हो गए। अब इन दोनों की बात करें तो एक्चुअल में तुम्हें इसमें फील आना चाहिए, जैसे ही 2 ब्रोमीन हो गए ना तो 160 हो गया, और यहां पे 6 कार्बन है 72, एक नाइट्रोजन है तो 72 + 14 86, और कुछ 6-7 जितने भी हाइड्रोजन है सब जोड़ दोगे तो भी 160 से कम ही होगा। मतलब तुम ऐसे बोल सकते हो इसमें भी ब्रोमीन का जो परसेंटेज है वो डेफिनेटली जो है वो एक्चुअल में 50 से ज्यादा ही है। तो एक ही ऑप्शन बचा, थर्ड अपना आंसर हो जाएगा। बाकी तुम चेक कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, बट वो कैलकुलेशन तुम्हारे से नहीं हो पाएगी। कैलकुलेशन करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ऐसे जैसे मैंने बताया वैसे लॉजिकली देखोगे तो बहुत जल्दी से जो है उसके आंसर पे पहुंच सकते हो। इनफैक्ट ये कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ से तुम्हें एक आइडिया लग रहा है कि ये 50 से तो कम ही होगा। ये जो क्वेश्चन है उसमें अपने को ऐसा बोला है कि एक मेटल है M2+, जिसका कॉन्फ़िगरेशन समथिंग D6 है, और वो एक्वा लिगेंड्स मतलब H2O के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, और वो जो कॉम्प्लेक्स है उसमें ऐसा बोला है कि उसका स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट 4.9 बोर मैग्नेटॉन है। तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि उसमें जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 4 हो जाएंगे। फिर इसने बोला है कि द ज्योमेट्री एंड द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस क्या हो सकती है। तो देखो अपने को ये नहीं पता है कि एक्चुअल में वो जो कॉम्प्लेक्स है वो टेट्राहेड्रल है या वो जो कॉम्प्लेक्स है वो ऑक्टाहेड्रल है, अपने को कुछ नहीं आइडिया। बस अपने को तो ये कहा है कि भाई वो M2+ है जो कि एक्वा लिगेंड्स के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, और यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी ज्योमेट्रीज अपने को दे रखी है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। अब एक एक करके देख लेते हैं। लेट्स से जो है वो ऑक्टाहेड्रल हो तो ऑक्टाहेड्रल में ऐसा सा कुछ स्प्लिटिंग होता है कि नीचे वाले 3 d ऑर्बिटल्स ऐसे रहते हैं और ऊपर वाले 2 d ऑर्बिटल्स ऐसे रहते हैं। ठीक है, अब D6 है तो 1 2 3, और लीगेंड एक्वा है तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि H2O एक वीक लीगेंड है, तो यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन ऊपर फिल किए जाएंगे ऐसे। फिर जो 6th इलेक्ट्रॉन है वो डेफिनेटली यहाँ आएगा। तो इस कॉन्फ़िगरेशन की यदि मुझे CFSE निकालनी हो, इस कॉन्फ़िगरेशन की मुझे CFSE कैलकुलेट करनी हो, तो वो CFSE देखो क्या आ जाएगी। वो CFSE ये आ जाएगी कि -0.4 डेल्टा O, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2z। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, तो 4 इंटू -4 डेल्टा O, ठीक है, प्लस 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इजी ऑर्बिटल्स, इनको इजी ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो प्लस इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इंटू 0.6 डेल्टा O, और प्लस सम x इंटू p होता है, वेर p इज द पेयरिंग एनर्जी एंड x जो है वो क्या है, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ पेयर्स, मतलब एक्स्ट्रा नंबर ऑफ पेयर्स जो कि इसमें बने। इसका क्या मतलब है, यदि मान लो ये स्प्लिटिंग नहीं होती, ये स्प्लिटिंग नहीं होती और इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को तुम सिंपल 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में फिल करते, तो वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी पेयरिंग होती। यदि 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में मैं 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करता तो डेफिनेटली उनको फिल करने का यही एक तरीका होता। तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहे हैं, एक पेयर बन रहा है, और यहां पे कितना पेयर बन रहा है, एक। तो तुम ऐसे बोल सकते हो यहां पे कोई एक्स्ट्रा पेयर बना नहीं बना, तो तुम ऐसे कह सकते हो यहां पे x की वैल्यू 0 हो जाएगी। यदि मान लो सपोज ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी नीचे फिल होते, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता, तो फिर यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते, 3, और यहाँ पे कितने, 1,
तो वो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ जाती। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ से जो है वो CFS ही आ जाएगी -1.6 और ये 1.2, तो 1.6 और 1.2 0.4 डेल्टा O आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन ऑक्टाहेड्रल और -0.4 डेल्टा O ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये तो मैं श्योर हूं कि ऑक्टाहेड्रल नहीं होगी। अब रही बात टेट्राहेड्रल की, तो टेट्राहेड्रल में जो स्प्लिटिंग होती है वो उल्टी होती है कि यहाँ पे जो है वो नीचे तो ये इजी ऑर्बिटल्स होते हैं और ऊपर T2Z होते हैं। ठीक है, और मुझे यदि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो यहाँ पे ऐसे से कुछ फिल होंगे, ऐसे से कुछ 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, और इसकी जो CFSE है उसको मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, इज इक्वल टू CFSE इक्वल टू, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इंटू -0.6 डेल्टा T। ठीक है, मतलब ये डेल्टा O है, ये वाला जो गैप है ऑक्टाहेड्रल, O4 ऑक्टाहेड्रल, और ये वाला जो गैप है वो डेल्टा T है, T4 टेट्राहेड्रल। ठीक है, और प्लस यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऊपर है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऊपर है, और ये 0.6 है और ये 0.4 हो जाएगा, 0.4 डेल्टा T, और प्लस XP। अगेन यहाँ पे तुम ऐसे बोल सकते हो कि 1 इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ है, नॉर्मल जो है वो तुम ऐसे फिल करते तो भी 1 इलेक्ट्रॉन पेयर होता तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ से CFSE की वैल्यू आ जाएगी, ये 1.8 है और ये जो है वो 1.2 है, तो -0.6 डेल्टा T आ जाएगा, -0.6 डेल्टा T आ जाएगा। तो ऐसा सा अपने लिए सेकंड ऑप्शन है, तो सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ये जो क्वेश्चन है उसमें अपने को एक एल्कीन गिवन है और उसके आगे H3O+ और हीट गिवन है। ठीक है, तो ये जो एल्कीन है, इस एल्कीन पे H+ का एडिशन होगा और इस एल्कीन पे H+ के एडिशन से ऐसा सा स्पीसी बन जाएगा, ये CH3, और यहाँ पे डेफिनेटली जो है वो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इधर जो है वो H अटैच हो जाएगा और यहाँ पे कार्बोकटाइन बन जाएगा, तो ये ऐसा सा कार्बोकटाइन बन जाएगा CH3+। ठीक है, अब अपने को पता है कि एक्चुअल में ये कार्बोकटाइन बन गया, उसके बाद जो है वो क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। तो ये जो कार्बोकटाइन है इसका रीअरेंजमेंट होगा, तो यहाँ पे रिंग क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी। रिंग एक्सपेंड होने का मतलब ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है वो एक्चुअल में जो है वो यहाँ से ये इसको ओपन कर दो और इसको इसके साथ फॉर्म कर दो, मतलब। ठीक है, तो यहाँ से जो 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी वो कुछ ऐसा सा बन जाएगी, 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, ये ओपन हो जाएगा। ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है इसके लिए इधर से एक बॉन्ड ब्रेक हुआ लेकिन इधर से एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, तो इस पर तो कुछ होगा नहीं। ये वाला जो कार्बन है इसके लिए इधर से एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है लेकिन फॉर्म किधर से नहीं हुआ, तो इस पे प्लस आ जाएगा, और इस पे क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, तो 2 CH3 आ जाएंगे ऐसे पास पास और एक प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक्चुअल में नॉर्मली जो एल्कीन होती है उसके आगे जो है वो ऐसे H3O+ लिखा हुआ होता है, तो उस एल्कीन का हम लोग हाइड्रेशन करवाते हैं, मतलब अब जो है वो H2O अटैक करके यहाँ पे क्या बना देगा, एल्कोहल बना देगा। लेकिन तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऑप्शंस में ऐसा कोई एल्कोहल है ही नहीं। इनफैक्ट एक एल्कोहल फर्स्ट ऑप्शन में जरूर बना रखा है जिसमें कि एक्चुअल में यहाँ पे कार्बोकटाइन बनते ही OH जुड़ जाए, जो कि नहीं होता, क्योंकि ये जो कार्बोकटाइन है वो क्या करता है, रीअरेंज होके मोर स्टेबल कार्बोकटाइन में कन्वर्ट होता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। साथ साथ में देखो यहाँ पे हीट लिखा हुआ है, साथ साथ में यहाँ पे हीट लिखा हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि अब जो है वो एक्चुअल में हीट के कारण एलिमिनेशन हो जाएगा। तो अब जो है वो तुम ऐसे कह सकते हो कि एक्चुअल में जो एसिड था उसने H+ दे दिया और फिर उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो एक हाइड्रोजन निकाल लेगा और यहाँ से एक ZF एल्कीन बन जाएगी, SAC, सॉरी ये वाली एल्कीन बन जाएगी। मतलब यहाँ से जो है वो H निकल जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो और हीट जो है वो एक्चुअल में इसीलिए गिवन है कि हीट जो है वो एलिमिनेशन को क्या करता है, फेवर करता है। तो ये एक टाइप की ऐसा समझ लो रीअरेंजमेंट टाइप रिएक्शन होगी कि ये एक एल्कीन थी जो रीअरेंज होके इस एल्कीन में क्या होगी, कन्वर्ट होगी। इस क्वेश्चन में आपने से ये पूछा है कि जो मेजर एरोमेटिक प्रोडक्ट C है वो इन ऑप्शंस में से कौन सा है। तो जो फर्स्ट रिएक्शन है उसमें एक ईथर भी है और एक एल्कीन भी है और उसकी रिएक्शन HBr से करवा रखी है और उसके ब्रैकेट में एक्सेस भी लिखा हुआ है।
तो अपने को पता है कि HBr के साथ एल्कीन भी रिएक्ट कर सकता है और HBr के साथ ये ईथर भी रिएक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे दोनों ही रिएक्ट करेंगे क्योंकि HBr एक्सिस में दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ प्रोटोनेशन होगा, ये प्लस यहाँ बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद Br माइनस अटैक करेगा, Br माइनस अटैक करेगा, ये जो ईथर वाला जो बॉन्ड है वो तो या तो इधर से या इधर से ब्रेक होगा। तो इधर से ब्रेक नहीं हो सकता क्योंकि इस पे पॉजिटिव स्टेबल नहीं है, तो इधर से ब्रेक होगा ऐसे, और यहाँ पे Br अटैक करेगा। तो ऐसा सा कुछ कंपाउंड बन जाएगा इसकी HBr के साथ रिएक्शन से, ये बेंजीन, ये OH और ये ऐसा सा कुछ, यहाँ पे Br लग जाएगा और ये यहाँ डबल बॉन्ड है, ये यहाँ डबल बॉन्ड है। लेकिन अपने को पता है कि HBr एक्सिस में है, तो फर्दर जो है वो इस एल्कीन पे HBr की रिएक्शन होगी, जिससे कि कार्बोकटाइन इधर बेंजीन की साइड में बनेगा क्योंकि वो डेफिनेटली जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और इधर कार्बोकटाइन बनेगा तो यहीं पे Br का एडिशन हो जाएगा और इधर H ऐड हो जाएगा, तो इससे जो है वो ऐसा सा कंपाउंड बन जाएगा OH Br और यहाँ पे Br। नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें अपने को अल्कोहलिक KOH दे रखा है, नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें अपने को अल्कोहलिक KOH दे रखा है, तो अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करवाएगा। तो अब देखो एक एलिमिनेशन ये Br और इसकी बीटा हाइड्रोजन का हो सकता है, एक एलिमिनेशन इस Br और इसकी बीटा हाइड्रोजन का हो सकता है। तो अब अपने को ये देखना है कि एक्चुअल में ये एलिमिनेशन हम लोग कैसे करवाएं। तो जैसे मान लो इस Br के रेस्पेक्ट में ऐसा लगता है कि ये बीटा हाइड्रोजन जानी चाहिए क्योंकि यहाँ से एल्कीन स्टेबल बनेगा, और इस Br के रेस्पेक्ट में भी ये बीटा हाइड्रोजन जानी चाहिए क्योंकि यहाँ से जो एल्कीन बनेगा वो इस बेंजीन के साथ, या यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा तो इसके साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है। तो तुम एक्चुअल में लेकिन यहाँ पे मान लो यदि तुम इसके हिसाब से यहाँ डबल बॉन्ड लाओ और इसके हिसाब से यहाँ डबल बॉन्ड लाओ, तो ये दोनों डबल बॉन्ड जहाँ वो कॉन्जुगेटिव मतलब कॉन्जुगेशन में नहीं होंगे, ये दोनों डबल बॉन्ड जहाँ वो एक्चुअल में क्या हो जाएंगे, एक के बाद एक हो जाएंगे, सक्सेसिव डबल बॉन्ड आ जाएंगे। लेकिन यदि इसकी बजाय ये जो Br है इसके रेस्पेक्ट में ये वाला जो बीटा हाइड्रोजन है वो हटाओ और यहाँ डबल बॉन्ड आए, और इस Br के रेस्पेक्ट में ये वाला बीटा हाइड्रोजन हटाओ और यहाँ डबल बॉन्ड आए, तो ये डबल बॉन्ड और इस बेंजीन के सभी डबल बॉन्ड एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में हो जाएंगे। तो तुम ऐसे बोल सकते हो वही एल्कीन बननी चाहिए, वही सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। तो एक्चुअली स्पीकिंग होगा क्या कि यहाँ से अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाओगे तो तुम्हारे पास ऐसा सा कंपाउंड बन जाएगा, ये OH और एक्चुअल में यहां डबल बॉन्ड और यहां डबल, ऐसी सी एल्कीन बन जाएगी। और इस एल्कीन का भी यदि ओजोनोलिसिस कराओगे, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, तो वो बहुत आसान है, वो तुम बना सकते हो। ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर दो और यहाँ पे जो कार्बन की जो 2 वैलेंसी कम हुई है उनकी जगह डबल बॉन्ड O कर दो, तो इधर डबल बॉन्ड O कर दो, इधर डबल बॉन्ड O कर दो, और इसको भी ब्रेक कर दो, इसमें भी उधर डबल बॉन्ड O कर दो, इधर डबल बॉन्ड O कर दो। तो तुम समझ सकते हो कि जो मेजर एरोमेटिक कंपाउंड है वो तो यही बचेगा, एक OH लगा हुआ है और यहाँ पे जो है वो एक्चुअल में एक CHO लगा हुआ होगा, तो ये थर्ड विल बी द राइट आंसर। ये जो क्वेश्चन है उसमें एक असर्शन है और एक रीजन है, मतलब इफेक्टिवली स्पीकिंग 2 स्टेटमेंट है और उनके बारे में तुमसे पूछा है कि वो दोनों ट्रू हैं, है ना, एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो देखो पहला जो स्टेटमेंट है वो बहुत सिंपल है, वो ये कह रहा है कि Cu2+ और जो सल्फाइड आयन है वो आपस में रिएक्ट करके CuS मतलब एक सॉलिड देते हैं, ठीक है। और इसमें एक वर्ड मतलब ऐसे भी लिख सकता था कि आर मिक्स दे रिएक्ट टुगेदर क्विकली टू गिव ए सॉलिड। इनफैक्ट उसके पहले जो है वो एक वर्ड और यूज किया, एक्सट्रीमली क्विकली। मतलब इफेक्टिवली स्पीकिंग ये जो वर्ड एक्सट्रीमली यूज किया है ना, इससे ये अगला कहना चाहता है कि एक्चुअल में इस रिएक्शन की रेट बहुत फास्ट है, इस रिएक्शन की रेट बहुत फास्ट है, ठीक है। फिर दूसरा जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस इज हाई बिकॉज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज लो। तो एक्चुअल में सॉल्युबिलिटी जो प्रोडक्ट है वो इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बोलते हैं, इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को CuS का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं। और वो डेफिनेटली जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, जो पानी में प्रेसिपिटेट होते हैं, उनके लिए बहुत कम होता है। इसका मतलब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यदि बहुत कम है, इसका मतलब ये फॉरवर्ड में जाने की टेंडेंसी बहुत कम रखती है, इसका मतलब ये बैकवर्ड में आने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा रखती है।
ठीक है, या ऐसे कह दो कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत कम है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यदि x है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/x है, मतलब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत हाई हो जाएगा। तो जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो एक्चुअली ट्रू है कि भाई इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत हाई होगा। बट अपने दिमाग में एक बात रहनी चाहिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का काइनेटिक्स से कोई रिलेशन नहीं है। मतलब किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हाई है इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिएक्शन फास्ट होगी, मतलब दैट रिएक्शन विल नॉट हैपन एक्सट्रीमली क्विकली, मतलब ऐसा जरूरी नहीं, हो भी सकता है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट है, बट फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन सेकंड वाला नहीं। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि इस रिएक्शन के होने की टेंडेंसी बहुत हाई है, इस रिएक्शन के होने की टेंडेंसी बहुत हाई है। मतलब यदि तुमने Cu2+ और H2- को मिलाया तो जब इक्विलिब्रियम आएगा तब Cu2+ और H2- तुम्हें बहुत बहुत कम मिलेंगे, मतलब अल्टीमेटली ये सब जो है वो CuS में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट कितना जल्दी कन्वर्ट होंगे ये जो है हम लोग इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से नहीं बता सकते, वो तो इस रिएक्शन की रेट पे डिपेंड करता है कि इस रिएक्शन की रेट कैसी सी है। मतलब ऐसी रिएक्शंस हो सकती हैं जिनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत हाई हो, बट तुम ऐसे बोल सकते हो कि उनकी जो रेट है और वो रिलेटिवली स्लो, और इसीलिए जानबूझ के यहाँ पे वर्ड यूज किया एक्सट्रीमली क्विकली। मतलब तुम्हें ये फोकस कराना चाह रहा है अगला कि क्या इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हाई है तो ये रिएक्शन एक्सट्रीमली क्विकली होगी क्या, तो ऐसा नहीं है। ये जो क्वेश्चन है उसमें अपने को एक कंपाउंड का IUPAC नेम पूछा है, तो तुम इसमें जो है एक्चुअल में नंबरिंग कर सकते हो। जो ये दो फंक्शनल ग्रुप है इसमें से जो है मेन फंक्शनल ग्रुप या प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड तो अपने लिए फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा और बाकी ये CHO अपने लिए क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। और ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग जो है इसके इस कार्बन से स्टार्ट करेंगे, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब देखो या तो तुम उधर जा सकते हो या इधर आ सकते हो, इनफैक्ट अपने पास लग्जरी है कि अपन दोनों तरफ ही जा सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि तुम कैसे नाम लिखते हो। यदि तुम जाओ इधर जा रहे हो, इस कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड कर रहे हो, मतलब इस CHO वाले कार्बन को तुम मेन चेन में इंक्लूड कर रहे हो, मतलब इसको 6 दे रहे हो और इससे पहले कोई कार्बन है मान लो है ना, और उस पर कोई एक CH3 भी लगा हुआ है, ठीक है, ये 5 है, तो तुम इसको 6 दे रहे हो ना, तुम एक्चुअल में इसको अब सब्स्टिट्यूएंट मान रहे हो। ठीक है, और यदि तुम इस CHO वाले कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड कर रहे हो तो फिर जो है इसको सब्स्टिट्यूएंट मानोगे और इसको ऑक्सो लिखोगे। इसको क्या लिखोगे, ऑक्सो लिखोगे। और यदि तुमने जो है नंबरिंग ऐसे कर दी कि 5 6 इधर गए, इसकी बजाय यदि तुमने इधर जो है 6 दे दिया, तो फिर 5 पे तुम्हारे लिए सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा, CHO। और यदि 5 पे तुम्हारे लिए मान लो जैसे ये 5 कार्बन है, ये 6 कार्बन है, ये CH3 है और ये यहाँ पे CHO लगा हुआ है, और ये तुम्हारे लिए 5 कार्बन है, ये 6 कार्बन है, तो अब ये CHO तुम्हारे लिए सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब इसका नाम जो है तुम क्या लिखोगे, फॉर्माइल। ठीक है, तो तुम लोग ध्यान से जो है इन ऑप्शंस को देखो, तो एक्चुअल में इसको ऑक्सो एज ए मतलब ऑक्सो की तरह जो है वो लिखा है, और पहला जो ऑप्शन है 2,5-डाइमिथाइल 6-ऑक्सो हेक्स 3 इनोइक एसिड ही राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि एक में इसने फॉर्माइल वाला वर्ड भी यूज नहीं किया है, मतलब यहाँ पे 2,5-डाइमिथाइल 5 कार्बोक्सी यूज किया, तो कार्बोक्सी नहीं है उसका, उसकी जगह हम लोग नॉर्मली जो है वो फॉर्माइल यूज करते हैं कि CHO को जो है तुम फॉर्माइल यूज कर सकते हो, लेकिन वो नहीं है, ऑक्सो वाला ही है, तो हम लोग जो है वो इधर 6 कर देंगे। और मैं ऐसे बोलूंगा कि 6 पे जो है वो ये ऑक्सो एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, और 2 पे मिथाइल है, और 5 पे भी मिथाइल है, तो 2,5-डाइमिथाइल हो जाएगा, फिर 6 ऑक्सो हो जाएगा, टोटल 6 कार्बन है तो हेक्स, और 3 पे जो है वो डबल बॉन्ड है 3-इन-ओइक एसिड हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है उसमें अपने को ऐसे गिवन है कि एक ओपन बीकर है जिसमें कि वाटर जो है वाटर वेपर्स के साथ इक्विलिब्रियम में, तो लेट्स से जो है ये एक ओपन बीकर है जिसमें कि अपने पास कुछ वाटर है, और ये जो वाटर है वो वाटर वेपर्स के साथ इक्विलिब्रियम में। ठीक है, और फिर ऐसा कहा है कि ये जो है वो एक सील्ड कंटेनर में प्रेजेंट है, तो ये मान लो एक सील्ड कंटेनर है। अब बोला कि व्हेन ए फ्यू ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर एडेड टू द बीकर ऑफ वाटर द रेट एट विच वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना, फिर 4 ऑप्शंस है, लिव द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, लिव द वेपर इंक्रीजेस, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब देखो जब ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब तुम ऐसे बोल सकते हो कि रेट ऑफ
वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, है ना। वेपराइजेशन का मतलब यहां से यहां जो पार्टिकल्स जा रहे हैं उसकी रेट, और कंडेंसेशन का मतलब यहां से यहां जो पार्टिकल्स जा रहे हैं उसकी रेट। अब तुमने क्या किया कि इस पानी में जो है कुछ ग्लूकोज ऐड कर दिया, और ग्लूकोज जो है एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, और वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से होगा क्या कि ये जो तुम्हारा वाटर है इसमें कुछ सरफेस साइट्स हैं जिनको ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई कर लेंगे, और यदि कुछ सरफेस साइट्स को ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई कर लिया तो फिर जो है वो ये जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो डिक्रीज कर जाएगी। जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो एक्चुअली तुम ऐसे मान सकते हो कि जैसे मान लो सपोज पहले दोनों बराबर थी, मतलब कुछ ऐसा सा एक नंबर कोट कर लो कि 10 थी, कि भाई पर यूनिट टाइम जहाँ 10 मॉलिक्यूल इधर जा रहे थे तो पर यूनिट टाइम 10 मॉलिक्यूल वापस आ रहे थे। लेकिन जैसे ही तुम जहाँ वो ग्लूकोज ऐड करोगे तो ये जो रेट है ना वो कम हो जाएगी, ये रेट कम हो जाएगी। मान लो जैसे लेट से जहाँ ये रेट 9 हो गई, तो अब ये जो दोनों रेट है वो अनइक्वल हो गई, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, और तुम ऐसे कह सकते हो कि नेट जो है वो ये जो कंडेंसेशन वाली रेट है वो ज्यादा है। इसका मतलब जो है वो एक्चुअल में नेट होगा क्या, कंडेंसेशन होगा। मतलब कुछ जो ये वेपर के मॉलिक्यूल्स हैं वो पानी में आएंगे, कुछ जो वेपर के मॉलिक्यूल्स हैं वो नेट पानी में आएंगे, और वो यदि नेट पानी में आएंगे तो ऊपर जो है वो नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स डिक्रीज कर जाएंगे और वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाता है। तो अब देखो पॉइंट ये है कि एक्चुअल में इसका जो आंसर है वो फर्स्ट होना चाहिए कि लिव्स द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। मतलब एक्चुअल में ये जो तुम्हारा पानी है या इसमें ग्लूकोज ऐड करने के बाद ये सॉल्यूशन बन गया, तो इससे जो वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे हैं उसकी रेट डिक्रीज कर गई, मतलब ऐसा समझ लो 10 से 9 हो गई। तो फर्स्ट शुड बी द राइट आंसर। कई बार ऐसा हो सकता है कि मतलब इसको ऐसे समझे कि लिव्स द वेपर इंक्रीजेस। एक्चुअल में ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो ऐसे ऐसे सही सा लग सकता है। उसका रीजन ये है कि भाई एक्चुअल में अल्टीमेटली वेपर प्रेशर डिक्रीज किया है, तो ऐसा लगता है कि कंडेंसेशन हुआ है, मतलब वेपर प्रेशर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब ऐसा लगता है कि एक्चुअल में ये जो वेपर्स हैं, ये जो वेपर्स हैं जो कि यहाँ वापस आ रही है वाटर में, मतलब एक्चुअल में ये जो वाटर वेपर्स हैं वो जो कि इस वाटर में वापस आ रही हैं, मतलब जिनका कंडेंसेशन हुआ है, वो कंडेंसेशन की रेट इंक्रीज हुई होगी। जबकि ऐसा नहीं है, एक्चुअल में रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज किया है, तो इसलिए कंडेंसेशन वाली रेट यदि वो भी है, पुराने वाली भी है, तो भी वो रेट ऑफ इवेपोरेशन से ज्यादा रहेगी, इसलिए नेट कंडेंसेशन हो गया और जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीटली लेबोरेटरी में जो टाइट्रेशंस हैं उन पे बेस्ड है। यदि तुम कभी लेबोरेटरी गए हो या इन इंस्ट्रूमेंट्स को देखा है या इस पर्टिकुलर टाइट्रेशंस में या इस पर्टिकुलर टाइट्रेशन में तुमने इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया है, तो तुम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाओगे कि पिपेट क्या होता है, अनाब्यूरेट क्या होता है, बंसन बर्नर क्या होता है, ठीक है, पोर्क्लेन टाइल क्या होती है, क्लैम्प क्या होता है, फिनोफ्थलीन क्या होता है, इन सब के बारे में अपने को आइडिया होना चाहिए। जैसे फिनोफ्थलीन जो है वो एक इंडिकेटर है जो कि डेफिनेटली HCl और NaOH की टाइट्रेशन के लिए एक सुटेबल इंडिकेटर होता है। क्लैम्प जो है वो जो ब्यूरेट को अपन फिक्स करते हैं स्टैंड में, उसमें क्लैम्प का यूज करते हैं, उसका अपने को आइडिया होना चाहिए। पिपेट जो है उससे हम लोग सॉल्यूशंस को मेजर करते हैं। फिर डिस्टिल वाटर है उसका डेफिनेटली यूज करते हैं कि भाई कोई भी तुम सॉल्यूशन ले रहे हो उसमें डाइल्यूट करने के लिए, या मान लो वो ब्यूरेट वगैरह है उनको वॉश करने के लिए डिस्टिल वाटर का यूज करते हैं। कोई ऐसा वाटर ना यूज कर लें जिसमें कि ऑलरेडी कुछ एसिड या बेसिस प्रेजेंट हो, मतलब डिस्टिल वाटर ऐसा होगा जो कि H+OH बनने से लेस होगा। तो एक्चुअल में अपने को आइडिया होना चाहिए कि इन सब का क्या मीनिंग है। तो एक्चुअल में HCl और NaOH की जो टाइट्रेशन है उसमें बंसन बर्नर की जरूरत नहीं होती। बंसन बर्नर जो है वो ऐसे समझ लो कि हीटिंग से रिलेटेड है, हीट करना। तो HCl और NaOH की जो रिएक्शन है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाती है। जो रिएक्शंस नॉर्मली नहीं होती, जो कि थोड़ा सा हीट करने पे होती है, वहां पे अपने को बंसन बर्नर की जरूरत होती है। और टाइट्रेशन अपने आप में एक रिएक्शन ही है दो सब्सटेंस की। जैसे HCl और NaOH की टाइट्रेशन करवा रहे हो तो इफेक्टिवली स्पीकिंग वो HCl और NaOH की क्या है, रिएक्शन है। तो वो रिएक्शन करवाने के लिए अपने को हीट करने की जरूरत नहीं है, तो बंसन बर्नर और मेजरिंग सिलेंडर की अपने को जरूरत नहीं होगी। तो सेकंड विल बी द राइट आंसर। देखो अपने को ये जो क्वेश्चन है उसमें ऐसा बोला है कि कंपाउंड ए है जो कि बी देता है हीट करने पे, और वो बी जो गैस है वो एयर का कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो मेजरली एयर के दो ही कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, N2 और O2,
बाकी तो बहुत सारे गैसेस रहती हैं, उनमें से कोई सा एक है, और इसको अपन H2 के साथ ट्रीट करें कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो एक C देता है जो कि बेसिक इन नेचर है। तो यदि ये O2 होता है और तुम उसको H2 के साथ ट्रीट करते तो H2 बेसिक इन नेचर नहीं है, ये डेफिनेटली N2 है, उसको H2 के साथ तुम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ट्रीट करोगे जिसको हैबर प्रोसेस बोलते हैं, तो अमोनिया बनेगा, और अमोनिया कैसा होता है, बेसिक। तो अपने से पूछा है कि A शुड नॉट बी, तो अपने को आइडिया होना चाहिए कि NH4NO2 को हीट करते हैं तो ये अमोनियम सोल्ट्स का हीटिंग इफेक्ट है, कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होके N2 + H2O बन जाता है। तो ये NH4NO2 हो सकता है क्योंकि इससे N2 मिल रहा है। एजाइड्स का हीटिंग खूब इंपॉर्टेंट होता है, अपने को आइडिया होना चाहिए, एनसीईआरटी में गिवन है। एजाइड्स जो है वो प्योर N2 बनाने के लिए काम में आते हैं, इसको हीट करने पर अपने को N2 मिलता है। अमोनियम डाइक्रोमेट अगेन जो है वो अमोनियम सोल्ट्स की हीटिंग इफेक्ट का अपने को आइडिया होना चाहिए, इसको हीट करने से N2 + Cr2O3 बनता है, तो यहाँ पे भी। लेकिन इस लेड नाइट्रेट को तुम हीट करते हो तो PbO + NO2 है ना, ये सब मिलता है, एक्चुअल में N2 नहीं मिल पाता, ठीक है। तो इसलिए थर्ड विल बी द राइट आंसर। ये जो क्वेश्चन है वो एक्चुअल में वैसे तो बहुत सिंपल है, बट ये जो डायग्राम्स वगैरह हैं ये सब देके इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश की है। इफेक्टिवली स्पीकिंग ये जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा फिगर है जो कि एटम के क्वांटम नेचर को बताता है, या सॉरी नहीं बताता। तो जैसे अपने को क्वांटम थ्योरी से ये आइडिया है कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं एटम्स के केस में जिनकी जो वैल्यूज हैं वो क्वांटाइज्ड होती हैं। क्वांटाइज्ड होने का मतलब उनकी केवल कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज ही हो सकती हैं, कॉन्टिन्यूस वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बोर मॉडल पढ़ते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो हाइड्रोजन में -13.6 हो सकती है, देन -3.4 है, मतलब -13.6 और -3.4 के बीच की कोई और वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही बोर्ड ने ऐसे बोला था कि जो उसका एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड है, मतलब जिसकी वैल्यू NH/2π हो सकती है, वेयर n = 1, 2, 3 समथिंग समथिंग, तो H/2π हो सकती है, 2H/2π हो सकती है, लेकिन H/2π और 2H/2π के बीच की कोई भी वैल्यू नहीं पॉसिबल है, मतलब कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज ही पॉसिबल है। तो देखो पहला जो एक्सपेरिमेंट है या पहला जो ये ग्राफ है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डेफिनेटली यही कहता है कि लाइट की जो नेचर है वो कैसी होती है। लाइट की जो है वो ड्वेल नेचर होती है, लाइट को तुम पार्टिकल और वेव दोनों ही बोल सकते हो, है ना। एक्चुअल में लाइट की पार्टिकल नेचर को ही इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने जो है वो एक्सप्लेन किया था, और उसमें भी हम लोग यही बोलते हैं कि एक्चुअल में जो एनर्जी मिलती है अपने को लाइट से वो छोटे छोटे क्वांटास फोटॉन्स के फॉर्म में मिलती है, और वो एनर्जी क्वांटाइज्ड है, मतलब उस एनर्जी की जो वैल्यू है वो एक फोटोन की एनर्जी के इंटीग्रल मल्टीपल्स के फॉर्म में ही हो सकती है। सेकंड वाला जो है वो ये कह रहा है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ आर्गन और टेम्परेचर, तो डेफिनेटली ये कह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आर्गन की इंटरनल एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे तुम ऐसे बोल सकते हो कि एक्चुअल में जो आर्गन है उसकी इंटरनल एनर्जी की कोई भी वैल्यू हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। जैसे मान लो सपोज जो इसकी इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला 3/2 RT कर दो, अब वो 3/2 RT = कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर की भी सभी कॉन्टिन्यूस वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो फिर जो है वो 3/2 RT की भी सभी कॉन्टिन्यूस वैल्यूज पॉसिबल हो जाएंगी। तो ये एनर्जी क्वांटाइज रहती है, इसको नहीं बताता, मतलब ये क्वांटम नेचर ऑफ एटम को नहीं बताता। ये अगेन जो है वो इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये जो फिनोमिनन है ये भी यही बताता है। फिर ये जो फोर्थ है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इंक्रीजिंग वेवलेंथ, ये भी हमने यही पढ़ा है कि जो स्पेक्ट्रम है इसमें अपने को केवल और केवल कुछ वेवलेंथ ही ऑब्जर्व होती हैं, ऐसे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिलता फोटॉन्स का, वेवलेंथ्स का किसी एटम के केस में। तो वो यही बता रहा है कि एक्चुअल में जो है वो एटम में जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं। दैट्स व्हाई सेकंड विल बी द राइट आंसर। ये जो क्वेश्चन है वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का है, जिसमें कि अपने से ये पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ओजोन के लिए ट्रू नहीं है। तो डेफिनेटली फर्स्ट स्टेटमेंट सब लोग समझते हैं बचपन से कि ये यूवी रेस से अपने को शील्ड करता है। दूसरा स्टेटमेंट ये भी सही है कि भाई एक्चुअल में जो है वो ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन है वो जो CFCs होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उनके कारण हो रहा है। और थर्ड स्टेटमेंट है कि CFC रिलीज क्लोरीन फ्री रेडिकल्स विच रिएक्ट्स विद O3 टू गिव क्लोरीन डाइऑक्साइड रेडिकल्स। यहाँ पे क्लोरीन डाइऑक्साइड ना होके एक्चुअल में क्लोरीन ऑक्साइड रेडिकल्स होते हैं, कि जैसे CF2 जो
Cl2 है, वो एक्चुअल में लाइट की प्रेजेंस में ऐसे से कुछ रेडिकल बनाता है, और ये जो रेडिकल है वो इसके साथ मिलकर OCl रेडिकल बनाते हैं, मतलब क्लोरीन ऑक्साइड रेडिकल बनाते हैं। तो थर्ड जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। और फोर्थ डेफिनेटली एक टॉक्सिक गैस है, ये एक्चुअल में अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है जो NO के साथ रिएक्ट करके उसको NO2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। ये जो क्वेश्चन है वो भी सिंपल यूजेस हैं एस ब्लॉक की मेटल्स के, कि कौन सा जो मेटल है उसका यूज हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में करते हैं। तो सीजियम जो मेटल है उसका यूज फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में करते हैं। वैसे तो सभी का कर सकते हैं, लेकिन सीजियम मोस्ट सुटेबल है क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन सबसे आसान होगा। ये जो क्वेश्चन है उसमें अपने को Mn2+ का एक ऑक्टाहेड्रल और Ni2+ का एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और उनके लिए कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और अपने को बताना है कि उनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो Mn2+ का यदि एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, ऐसी स्प्लिटिंग होगी d ऑर्बिटल्स की, और Mn2+ है तो d5 है। अब d5 है तो एक्चुअल में दोनों ही पॉसिबिलिटी है कि तुमने 3 इलेक्ट्रॉन यहां फिल कर दिए, यदि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो 4th और 5th यहीं आ जाएंगे, और वीक है तो 4th और 5th यहां आ जाएंगे। अब यदि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और यदि लिगेंड वीक है और पेयरिंग नहीं हुई, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां ऊपर आए, मान लो ऐसा सिचुएशन हुआ या ऐसा सिचुएशन हो सकता है। तो ये तो जो है वो तुम्हारा लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया, और ये लो स्पिन हो गया, मतलब यहाँ पे स्पिन कम है, मतलब जो है तुम ऐसे बोल सकते हो अनपेड इलेक्ट्रॉन कम है। और दूसरा अपने को Ni2+ का टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स दे रखा है, तो Ni2+ है तो वो 3d8 है, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स दे रखा है, इसका मतलब जो है वो ऐसा सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, और d8 है, टेट्राहेड्रल है, तो ऐसा सा कुछ हो जाएगा, ऐसा सा कुछ, ठीक है। और यही होगा, या तुम जो है वो स्प्लिटेड d ऑर्बिटल्स में फिल कर सकते हो, टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग जो है इसका अपोजिट हो जाएगी, 2 नीचे होंगे 3 ऊपर होंगे। तो पहला स्टेटमेंट है बोथ द कॉम्प्लेक्स कैन बी हाई स्पिन। तो देखो एक्चुअल में ये तो हाई स्पिन हो ही सकता है Mn2+ वाला, कभी हाई स्पिन कभी लो स्पिन, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ लिगेंड, लेकिन ये जो है वो एक्चुअल में हाई स्पिन ही होगा क्योंकि इसमें पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि इसने फिक्स कर दिया कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, टेट्राहेड्रल। और यदि ये टेट्राहेड्रल है, ये यदि टेट्राहेड्रल है तो फिर जो है वो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी ऐसी कि ये चारों पेयर हो जाए और ये खाली हो जाए, ये खाली हो गया, ये चारों पेयर हो गए, तो फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, DsP2, और वो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। लेकिन इसने फिक्स कर दिया कि Ni2+ का कॉम्प्लेक्स कैसा है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल है तो फिर ये पॉसिबिलिटी है, तो ये कैसा होगा, लो स्पिन ही होगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट में बोथ ऐसा होगा तो ये हाई स्पिन ही होगा, तो बोथ द कॉम्प्लेक्सेस कैन बी हाई स्पिन, तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर Ni2 कॉम्प्लेक्स कैन वेरी रेयरली बी लो स्पिन, यही अभी अपन ने बात की कि एक्चुअल में जो है Ni2+ वाला कॉम्प्लेक्स लो स्पिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि लो स्पिन होने के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर होना पड़ेगा, मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होने पड़ेंगे, और वो कम होंगे तो फिर ये ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएगा, और फिर हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हो जाएगा। फिर थर्ड है विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स Mn2 कॉम्प्लेक्स कैन बी लो स्पिन, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में ये हो जाएगा और ये केस हो जाएगा, तो इसको लो स्पिन बोलेंगे, और ये क्या होगा, हाई स्पिन हो जाएगा, तो थर्ड भी ट्रू हो जाएगा। फोर्थ है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Mn2+ आयंस इज येलो इन कलर, तो ये एक फैक्ट है, अपने को पता होना चाहिए कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Mn2+ आयंस जो है वो एक्चुअल में बहुत हल्का पिंक होता है, बहुत हल्का पिंक कलर होता है, येलो कलर उसका नहीं होता है। तो फोर्थ वाला इनकरेक्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड करेक्ट है, तो फर्स्ट विल बी द राइट ऑप्शन। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है, कार्बोनिल कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है कि कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन पे अटैक करता है, कार्बोनिल कार्बन पे, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाता है, और ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे इसलिए अटैक कर रहा है क्योंकि यहाँ पे Δ+ है। तो यदि इस CO के आसपास कोई ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं जो कि इस Δ+ को इंक्रीज कर रहे हैं, इस Δ+ को इंक्रीज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो है वो न्यूक्लियोफाइल उस पर रेडिली अटैक करेगा, मतलब इस न्यूक्लियोफाइल की इस पर अटैक करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी।
तो अपने से ये पूछा है कि कंपाउंड टुवर्ड्स HCN, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स टुवर्ड्स HCN एडिशन इज। तो HCN एडिशन के अंदर जो है न्यूक्लियोफाइल CN- है, CN- इस पे अटैक कर देगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर देगा। तो CN- की इस पे अटैक करने की टेंडेंसी वहां ज्यादा होगी जहां पे इस कार्बन पे डेल्टा प्लस ज्यादा हो, और डेल्टा प्लस ज्यादा हो मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज, मतलब चार्ज की डेफिशिएंसी क्रिएट करें। तो ऐसे कौन से ग्रुप होंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए होंगे इस कार्बन के आसपास, तो डेफिनेटली जहां वो इस न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी इस पे अटैक करने की ज्यादा होगी। तो देखो यहाँ पे ये OCH3 लगा हुआ है, OCH3 इसके मेटा पोजीशन पे, तो मेटा पे OCH3 का वैसे प्लस M लग सकता था, लेकिन मेटा पे इसका प्लस M नहीं लगेगा, केवल -I लगेगा। इसके ऑर्थो पे NO2 लग रहा है, तो NO2 का -M और -I दोनों लगेगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके यहाँ पे डेल्टा प्लस बढ़ाएगा। यहाँ पे OCH3 का +M लगेगा और -I लगेगा, और यहाँ पे NO2 का -I लग रहा है। तो देखो सबसे बढ़िया तो ये है जो कि इस कार्बोनिल कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है वाया मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, और कोई भी ऐसा नहीं है जो वाया मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा हो, ठीक है। तो सबसे बढ़िया तो सेकंड हो जाएगा। फिर भाई सबसे ज्यादा तो सेकंड की हो गई, और ये जहां पे +M लग रहा है OCH3 का, वो तो एक्चुअल में जो है वो इस कार्बोनिल कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी है उसको कम करेगा, तो ये सबसे कम हो जाएगा, तो थर्ड वाला सबसे कम हो जाएगा। फिर तुम ऐसे कह सकते हो कि फोर्थ और सेकंड बचेगा, सॉरी फोर्थ और फर्स्ट बचेगा। तो फोर्थ और फर्स्ट में बात करो तो इसमें NO2 का -I लग रहा है, इसमें OCH3 का -I लग रहा है, तो अपने को पता होना चाहिए कि NO2 का जो -I है वो ज्यादा होता है, तो तुम ऐसे बोल सकते हो थर्ड के बाद फर्स्ट हो जाएगा, और उसके बाद जो है वो फोर्थ हो जाएगा, और फोर्थ के बाद जो है वो सेकंड हो जाएगा, ठीक है। NO2 का -I ज्यादा है, तो वो यहाँ पे जो है वो एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी ज्यादा क्रिएट करेगा, और पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा HCN का जो एडिशन है वो उतना ही ज्यादा होने की टेंडेंसी होगी। ये जो क्वेश्चन है उसमें अपने से ये पूछा है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो कि OH- से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पर कॉन्फ़िगरेशन में रिटेंशन शो करेगा। तो एक तो अपने को ये पता होना चाहिए कि जब भी SN2 रिएक्शन होती है कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो जाता है, और SN1 जब रिएक्शन होती है तो एक्चुअल में रेसमाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो जो OH- तुम यूज करोगे तो ये सेकेंड डिग्री कार्बन है, सेकेंड डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तो OH- इसके साथ जो है वो सेकेंड डिग्री है, तो ये SN1 SN2 दोनों ही शो करने की टेंडेंसी रखता है, लेकिन OH- रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने के कारण SN2 शो करेगा, और यहाँ पे SN2 होगा तो इन्वर्जन हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन का। यहाँ पे भी जो है वो SN2 होगा तो यहाँ पे भी इन्वर्जन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्चुअल में SN2 रिएक्शन होगी, लेकिन ये जो कार्बन है इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन यदि R है तो R रह जाएगा, S है तो S रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे Br की जगह OH लगेगा, तो ऐसा लगेगा जैसे कि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का क्या हो गया, रिटेंशन हो गया। और ये जो पर्टिकुलर केस है, ये जो पर्टिकुलर केस है उसमें भी जो तुम ऐसे कह सकते हो कि इन्वर्जन हो जाएगा, तो थर्ड विल बी द राइट आंसर। ये जो क्वेश्चन है उसमें से उसमें अपने से ये पूछा है कि कौन से जो ग्राफ हैं वो एक्चुअल में करेक्ट नहीं है, और D डेंसिटी है, P प्रेशर है और T टेम्परेचर है। तो किसी आइडियल गैस के लिए बहुत सिंपल होता है, D = PM/RT, जहाँ पे P प्रेशर है, T टेम्परेचर है, R गैस कांस्टेंट और M उसका मॉलिक्यूलर मास है। तो D और T का ग्राफ बनाए, तो D और T का ग्राफ बनाओगे तो D × T ये कांस्टेंट टाइप आ जाएगा, मतलब D जो है वो T के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसा हाइपरबोलिक ग्राफ आ जाएगा। तो पहला स्टेट फॉर्मूला सही हो जाएगा, और D और T का ये ग्राफ नहीं आ सकता, जब वो फर्स्ट सही है तो डेफिनेटली सेकंड गलत है। D और 1/T का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ सकता है, ये यदि यहाँ पे है तो ये यहाँ पे मत सोचो, इसको ये ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन मान लो। तो D और 1/T का ग्राफ बनाएंगे तो उसका स्लोप हो जाएगा PM/R, और वो ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। D और P का ग्राफ बनाए तो अगेन जो है वो D P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगेन एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी ओरिजिन से पास होने वाली। तो ये फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है, सेकंड जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, तो वही अपना आंसर होगा। ये जो क्वेश्चन है उसमें अपने से ये पूछा है कि कौन सी जो प्रॉपर्टी है उसमें जो ट्रेंड है वो बाकी से अपोजिट है यदि अपन अलोंग द पीरियड मूव करें।
तो पीरियड में यदि तुम लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने के कारण रेडियस डिक्रीज होती है, जबकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने के कारण आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है ड्यू टू इंक्रीमेंट इन जेड इफेक्टिव। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करती है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसका भी मैग्नीट्यूड की बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मैग्नीट्यूड भी जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, क्योंकि अगेन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे कितना एनर्जी रिलीज होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐड करना कितना आसान है मुश्किल है, ये सब अपने को बताता है। तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट या बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्शन होगा। लेफ्ट टू राइट तो मूव करोगे तो डेफिनेटली उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो इसलिए ये तीनों जो क्वांटिटीज है वो तो इंक्रीज होंगी, और एटॉमिक रेडियस है जिसका ट्रेंड इन तीनों से क्या होगा, डिफरेंट होगा, अपोजिट होगा। ये जो क्वेश्चन है उसमें अपने को इंटरनल एनर्जी चेंज पूछा है जूल में, जब 90 ग्राम वाटर को इवेपोरेट करें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो वाटर यदि वेपराइज होता है तो ऐसा सा रिएक्शन तुम लिख सकते हो, ये प्रोसेस है। और इस प्रोसेस के लिए डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी इसका यूज कर सकते हैं डेल्टा एच और डेल्टा यू में रिलेशन लाने के लिए। जो डेल्टा एच वेपराइजेशन है वो अपने को 41 किलो जूल दे रखा है, तो उसको 41,000 कर दो। अब ये जो क्वांटिटीज हैं वो पर मोल है, मतलब एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, ये सब जो है वो एक्सटेंसिव वेरिएबल है। तुम यदि 1 मोल की बजाय 5 मोल को वेपराइज करोगे तो जो एंथैल्पी में चेंज होगा वो 41,000 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, और यदि तुम जो वो 1 ही मोल को वेपराइज करोगे तो वो 41,000 हो जाएगा। तो मैं यदि 5 मोल 90 ग्राम वाटर को वेपराइज कर रहा हूं तो ये 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी की वैल्यू। तो यहाँ पे 5 मोल H2 लिक्विड है, इससे 5 मोल H2 गैस बनेगा। तो जो गैसेस मोल में चेंज है वो बाद में 5 मोल गैस है, पहले कोई गैस का मोल है नहीं, तो डेल्टा एन जी 5 इंटू आर की वैल्यू 8.314 गिवन है, इंटू टेम्परेचर जो है वो 373 केल्विन हो जाएगा। तो यहां से जो है वो डेल्टा यू की जो वैल्यू है वो तुम कैलकुलेट करोगे, तो ये जो वैल्यू है 189,494.39 है ना, 38 के आसपास आ जाएगी। तो ये जो है वो अपना राइट आंसर होना चाहिए जूल में, और यदि इंटीजर कोट करें तो वो 189,494 हो जाएगा। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है उसमें अपने को नंबर ऑफ कायरल कार्बन पूछा है इस मॉलिक्यूल में। तो सबसे पहले तो ये ऑब्वियस है, इसमें चारों ग्रुप डिफरेंट है, HCH3OH और एक ये ग्रुप, तो एक तो ये कायरल हो जाएगा, मैंने इसको स्टार से मार्क किया। देन फिर जो है ये वाला जो कार्बन है ये कायरल हो जाएगा। ये जो कार्बन है उसका एक तो O है वैलेंसी, एक इधर कोई कार्बन और ये ऐसा ग्रुप है, और एक इधर ये कार्बन और ये बेंजीन जैसा पिरिडीन जैसा ग्रुप है, और एक हाइड्रोजन है, तो डेफिनेटली चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए। फिर ये जो कार्बन है इस कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है और एक ये ऐसा सा ग्रुप है, तो ये 1 2 3। अब ये जो कार्बन है इस पे 2 हाइड्रोजन हो गए तो ये कायरल नहीं हो पाएगा। फिर ये जो कार्बन है इस कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन है और बाकी जो 3 ग्रुप हैं वो डेफिनेटली जो है डिफरेंट है। और एक ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन भी जो है इस पे ये जो 3 ग्रुप है इसके अलावा एक हाइड्रोजन है, और ये तीनों ग्रुप डिफरेंट है। ये इथाइल है, ये कुछ एन से जुड़ा हुआ, और ये ऐसे ऐसे करके कुछ और ग्रुप है। तो तुम ऐसे कह सकते हो कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ, और इधर जो है वो कोई कायरल कार्बन है नहीं, तो टोटल 1 2 3 4 5 कायरल कार्बन हो जाएंगे। यदि इसमें कायरल सेंटर्स पूछता तो ये जो नाइट्रोजन है इसको भी फिर हम कायरल सेंटर में काउंट करते हैं, क्योंकि इस नाइट्रोजन से भी एक लॉन पेयर है और बाकी जो 3 ग्रुप है वो डिफरेंट है, तो डेफिनेटली ये भी कायरल सेंटर होता। बट कायरल कार्बन्स पूछे तो इसका जो राइट आंसर है वो 5 हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है उसमें सॉरी अपने को गिब्स एनर्जी चेंज पूछा है जूल में, और इस रिएक्शन के लिए एक सेल रिएक्शन है, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें कि Cu2+ और Sn2+ की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो। तो यदि ये जो सेल है इस सेल में ये जो आयंस है उनकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो गई तो हम ये बोलेंगे कि जो सेल है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस में, और इस सेल के ई सेल को फिर मैं ई नोड सेल बोलूंगा, और इस रिएक्शन के गिब्स फ्री एनर्जी चेंज को मैं डेल्टा जी नोड बोलूंगा। तो इफेक्टिवली मुझे डेल्टा जी नहीं कैलकुलेट करना है, मुझे डेल्टा जी नोड कैलकुलेट करना है।
क्योंकि ये जो सेल है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस में अपने से तब इसका गिब्स फ्री एनर्जी चेंज पूछा है जब Cu2+ और Sn2+ दोनों की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो। तो डेल्टा जी नोड जो है वो -NF E नोड होगा। तो अपना जो काम है वो केवल N और E नोड देखना है। तो N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट इन सेल रिएक्शन है। तो तुम ध्यान से देखो तो एनोड पे जो है वो Cu से Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, कैथोड पे जो है वो Sn2+ +2 इलेक्ट्रॉन से Sn 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। तो इफेक्टिवली इन दोनों को ऐड करोगे तो ये रिएक्शन आ जाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो N की वैल्यू 2 हो गई। रही बात ई नोड की, ई नोड सेल, तो ई नोड सेल क्या होता है, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये तो जो है वो अपना एनोड है और ये कैथोड है। तो कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो -0.16 है, माइनस एनोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.34 है, तो ये -0.5 आ जाएगा। तो डेल्टा जी नोड की जो वैल्यू है वो -n की वैल्यू 2 है, F96500 है, और ई नोड की जो वैल्यू है वो -0.5 है। तो यहां से तुम यदि इसको कैलकुलेट करो तो ये 2 × 0.5 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, सिंपल 96,500 जूल आ जाएगा। तो यही अपने लिए डेल्टा जी नोड की वैल्यू हो जाएगी, गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी। यही अपना आंसर है। ये जो क्वेश्चन है उसमें अपने को आयरन के कुछ कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं और अपने से एक्चुअल में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम पूछा है इसमें। तो सबसे पहले ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एक कार्बोनिल कंपाउंड है जिसमें कि CO एक न्यूट्रल लिगेंड है, CO पे चार्ज 0 है, तो ओवरऑल भी चार्ज 0 है, CO पे भी 0 है, तो डेफिनेटली आयरन पे भी 0 हो जाएगा। ये जो है उसमें 4 सोडियम पे +4 होगा तो ये FeO4 4- हो जाएगा। तो आयरन पे X मान लो, ऑक्सीजन पे -2 है, ये मिला के -4 होना चाहिए, तो X = +4 हो जाएगा। ये जो कंपाउंड है उसमें 4 सोडियम पे 4+ है, तो इस पूरे पे 4- होना चाहिए। आयरन पे कुछ X मान लो, साइनाइड पे -1 होता है, तो 5 × -1, और ये NOS- है। जैसे सिंपल NO2- होता है ना, उसमें एक ऑक्सीजन को यदि सल्फर से रिप्लेस कर दो तो वो NOS- हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो 1 × -1, और ये मिला के -4 होना चाहिए, तो यहाँ से X = आ जाएगा, ये -5 और -1 -6 वो उधर जाएगा, +6 तो +2 आ जाएगा। तो A, B और C में आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर का सम देखें तो A में तो 2 है आयरन, B में 4 है और C में 0 है, तो ये सम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 विल बी द राइट आंसर। ये जो क्वेश्चन है उसमें अपने को ये बोला है कि एक जो ग्राफ है x/m और log p का, मतलब log x/m और log p का, तो देखो x/m और p में कुछ ऐसा सा रिलेशन होता है k p⁴ 1/n। x जो है वो एक्चुअल में किसी गैस का जो मास एड्जॉर्ब्ड है वो है, और m जो है वो मास ऑफ एड्जॉर्बेंट है, मतलब जिस सरफेस पे वो गैस एड्जॉर्ब हुई है उसका मास। तो यदि डिफरेंट प्रेशर्स पे इस x/m की वैल्यू को अपन मेजर करें तो फिर जो है वो log x/m और log p का कुछ ग्राफ है और उसमें अपने को स्लोप वगैरह और ये सब गिवन है। तो log ले लो दोनों तरफ, log x/m log k और प्लस log, है ना, ये 1/n log p हो जाएगा। तो log x/m और log p का यदि तुम ग्राफ बनाओगे तो 1/n तो उसका स्लोप हो जाएगा और ये इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो स्लोप जो है वो 2 है, तो 1/n की जो वैल्यू है वो तो 2 है, और जो इंटरसेप्ट है वो एक्चुअल में 0.4771 है, log 3 की वैल्यू 0.4771 है, इसका मतलब k = 3 हो जाएगा। तो अब यदि 4 atm पे x/m की वैल्यू पूछे तो 4 atm पे x/m क्या हो जाएगा, x/m = k की वैल्यू 3 पुट कर दो, p 4 है और 1/n की वैल्यू 2 है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो x/m की जो वैल्यू है वो 4 atm प्रेशर पे कितनी आ जाएगी, 48 आ जाएगी। तो 48 विल बी द राइट आंसर।